हेलो बच्चों, देखिए आज से अपन बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो केमिस्ट्री है ये 8th, 9th, 10th और 11th चारों कक्षाओं के जो बच्चे हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि किसी बच्चे ने 11th में साइंस लिया है, साइंस बायो या साइंस मैथ लिया है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी है और साथ में 8th, 9th और 10th के लिए भी ये उपयोगी रहेगा। तो इस बेसिक केमिस्ट्री में लगभग 4 वीडियो में बनाऊंगा, तो चारों वीडियो आपको कंटिन्यू देखना है। किसी को भी यदि केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो यहाँ से उसको शुरुआत करनी चाहिए, तो हर बात उसको बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो ये केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान क्या होता है, क्या चीज है ये? तो देखो, ये विज्ञान की एक शाखा है और विज्ञान की इस शाखा के अंदर क्या होता है कि पदार्थों के संगठन और गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। संगठन का मतलब यह है कि हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि पदार्थ के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजों से मिलकर के वो पदार्थ बना हुआ है। और गुणधर्मों का मतलब हम उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ के जो गुण हैं वो किस तरीके के हैं, वो प्रकाश के प्रति कैसा व्यवहार रखता है, जल में घुलता है, पेट्रोल में घुलता है, इस तरीके के गुणों के बारे में क्या किया जाता है, इस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो पहली बात कि केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान क्या होता है, तो इसके लिए अपन क्या बताएंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन व गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री कहलाती है। तो केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ के संगठन का अध्ययन किया जाता है एक तो, और दूसरा पदार्थ के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे क्या बोला जाता है? रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री बोला जाता है। तो मैं आज आपसे पदार्थ के संगठन की बात करता हूं शुरुआत में। तो देखो, पदार्थ किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, इसके बारे में शुरुआत में जो दार्शनिक लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने सोचना शुरू किया। तो शुरुआत के अंदर क्या हुआ कि भारत के अंदर एक ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। ऋषि थे और ऋषि का नाम क्या था? महर्षि कणाद। तो इनको कणाद क्यों बोला जाता, पहले तो ये देख लेते हैं अपन। तो देखो, कणाद बोलने के पीछे एक कहानी है। किसान के खेत के अंदर अनाज होता है, जितना भी अनाज उसके पैदा होता है उसको वो क्या करता है, अपने घर ले जाता है। जितना भी अनाज निकला उसके वो घर ले गया, लेकिन उसके बाद में खेत के अंदर कुछ दाने बच जाते हैं, छूट जाते हैं उससे, तो चिड़िया उससे अपना भोजन क्या करती, प्राप्त करती है। उसके बाद में भी गेहूं के छोटे छोटे जो कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो खेत में रह जाते हैं और ये महर्षि कणाद जो थे उन्हीं कणों को चुन करके अपने भोजन का प्रबंध किया जाता था। ये कण चुनते थे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, कणाद रख दिया गया। उन खेत के अंदर जो गेहूं के कण हैं उनको चुन करके अपने भोजन का प्रबंध किया करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, महर्षि कणाद पड़ गया। तो बहुत वर्षों पहले
जब ये गेहूं के जो कण चुनते थे तो उसी समय इनका एक ऐसा विचार आया कि यदि हम पदार्थ को तोड़ते जाएं तो अंत में एक ऐसा कण अवश्य प्राप्त होना चाहिए जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सके, और ऐसे कण को इन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया ऐसे कण को इन्होंने? परमाणु। ये कहना चाहते हैं कि कोई पदार्थ, उसको तोड़ा, छोटे कण प्राप्त हुए, फिर उसको तोड़ा, फिर छोटे कण प्राप्त हुए, फिर उसको तोड़ा, फिर उस छोटे कण प्राप्त हुए। तो इस तरीके से यदि हम पदार्थ को तोड़ते जाए तो इतना छोटा कण प्राप्त हो जाएगा आगे चल करके, जिसको आगे तोड़ना संभव नहीं होगा। और ऐसे कण को इन्होंने क्या नाम दे दिया? परमाणु नाम दे दिया। अब इसके बाद में भारत के ही एक अन्य ऋषि थे जिनका नाम था पकुधा कात्यायन। तो पकुधा कात्यायन ने क्या किया कि महर्षि कणाद की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि ये परमाणु आपस में मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये परमाणु जो होते हैं अलग अलग तरीके से जुड़ करके अलग अलग पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है। अब लगभग इसी समय दो ग्रीक दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस और लियुलिपस। डेमोक्रिटस और लियुलिपस, तो इन दोनों दार्शनिकों ने भी कुछ इसी तरीके की कल्पना की कि यदि हम पदार्थ को तोड़ते जाएं तो अंत में एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसको आगे तोड़ना संभव नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऐसे कण को नाम दिया एटम। ठीक है भाई, हिंदी का नाम तो महर्षि कणाद के द्वारा दे दिया गया और ग्रीक दार्शनिकों ने कुछ इसी प्रकार की कल्पना की, तो उन्होंने उस छोटे से छोटे कण को नाम दे दिया एटम। तो आज हिंदी में तो नाम परमाणु प्रचलित है और अंग्रेजी में क्या नाम प्रचलित है? एटम शब्द प्रचलित है। ठीक है। तो परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए मैं आपको परमाणुओं के बारे में ये सारी कहानी बता रहा हूं। तो अपन अब बात करेंगे परमाणु की। तो परमाणु के बारे में ये सारी जो बातें बताई है मैंने, इन्हीं में से मुख्य मुख्य बातें आपको बताते हैं। तो हम बात करते हैं अब एटम की, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं परमाणु। तो पहली चीज तो हमें ये सामने आ गई है कि परमाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी महर्षि कणाद ने दी थी। ठीक है, सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी महर्षि कणाद ने दी। उसके बाद में पकुधा कात्यायन की बात भी आपने सुनी, डेमोक्रिटस और लियुलिपस की बात भी आपने सुनी। लेकिन ये जो बातें अब तक बोली गई थी, इनका कोई प्रायोगिक प्रमाण हमारे पास में उपस्थित नहीं था, और साइंस के अंदर जब तक प्रायोगिक प्रमाण नहीं होगा अपन उसको साइंस में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद में एक वैज्ञानिक था जॉन डाल्टन, उसने सन 1808 के अंदर रसायन विज्ञान के दो नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपातीय नियम के आधार पर परमाणु की उपस्थिति प्रमाणित की थी। इसीलिए जॉन डाल्टन को परमाणु का खोजकर्ता माना जाता है। इसलिए जॉन डाल्टन को परमाणु का खोजकर्ता माना जाता है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं कि सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु की खोज
की थी? तो सन 1808 के अंदर जॉन डाल्टन नाम का वैज्ञानिक था, इसने प्रयोगों के द्वारा परमाणु की उपस्थिति प्रमाणित की और इसीलिए इसको परमाणु का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है ना। ये जो आपके महर्षि कणाद रहे, डेमोक्रिटस और लियोलिपस रहे, ये दार्शनिक विचार वाले व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था, विचार रखे थे, लेकिन इनके पास में कोई प्रायोगिक परमाणु उपस्थित नहीं था कि परमाणु को निकाल करके ही बता दिया और साबित कर दिया कि हाँ देखो ऐसा होता है परमाणु। लेकिन जॉन डाल्टन ने उसकी उपस्थिति प्रमाणित की थी, इसलिए इसको अपन क्या कर रहे हैं, खोजकर्ता मान रहे हैं परमाणु का। अच्छा, परमाणु की जो परिभाषा है वो भी दी थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने ये कहा था कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको आगे और नहीं तोड़ा जा सकता, जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे बोला जाता है परमाणु। तो यहां पर परिभाषा भी लिख देता हूं मैं जॉन डाल्टन के अनुसार। जॉन डाल्टन के अनुसार पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे आगे और नहीं तोड़ा जा सकता है, परमाणु कहलाता है। तो पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे आगे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता है या आगे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है। ठीक है। अब देखो आधुनिक खोजों के अंदर क्या हुआ कि सन 19वीं शताब्दी के बाद में क्या हुआ कि वैज्ञानिकों को ऐसा महसूस होने लग गया था कि परमाणु के अंदर कुछ तो है, यानी कि परमाणु को भी आगे कुछ भागों में विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि उस समय विद्युत आवेशन की खोज कर दी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जैसे कोई भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए आपके पास में पैमाना है, इसको यदि अपन बालों में रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाता है और धूल मिट्टी के जो कण होते हैं उनको ये अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। कागज के छोटे मोटे टुकड़े हैं उनको ये आकर्षित कर सकता है। तो ऐसी क्या क्रिया हो रही है इसके अंदर कि ये आवेशित हो जाता है रगड़ने से। तो 19वीं शताब्दी के आसपास वैज्ञानिकों को इस बात का अनुभव होने लगा था कि परमाणु के अंदर भी कुछ छोटे कण विद्यमान हैं। तो 19वीं शताब्दी के बाद में जो प्रयोग हुए थे उनके आधार पर यह पता चल गया कि परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु के कण विद्यमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन तीनों कणों के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर अपन लिख देते हैं कि आधुनिक खोजों के अनुसार परमाणु में 3 अपरमाणुक कण पाए जाते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार परमाणु के अंदर कितने अपरमाणु कण विद्यमान होते हैं? 3 अपरमाणु कण पाए जाते हैं। तो तीनों अपरमाणु कणों के बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे यहां पर। तो यहां पर तो मैं ले लेता हूं अपरमाणुक कण व खोजकर्ता वैज्ञानिक। अपरमाणु कण के साथ में यहां पर मैं खोजकर्ता जो भी वैज्ञानिक है उसका नाम भी लिखूंगा। यहां पर अपन ले लेते हैं आवेश और उसके ऊपर धनावेश है, ऋणावेश, और यहां पर छोटा सा एक कॉलम बना लेते हैं इसके संकेत का, संकेत।
ठीक है। तो पहला अवपरमाणु कण में लेता हूं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। किसने करी? जे थॉमसन ने। भाई अवपरमाणु कण का नाम इलेक्ट्रॉन है और खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम क्या है? जे थॉमसन। इसके ऊपर पाया जाता है ऋणावेश। क्या पाया जाता है इसके ऊपर? ऋणावेश होता है इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा अवपरमाणु कण अपन लेते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज करता है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। और इस अवपरमाणु कण के ऊपर धनावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धनावेश। तीसरा अवपरमाणु कण है साहब न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। किसने करी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी। और ये होता है उदासीन। कैसा होता है ये? उदासीन, ठीक है। तो देखो हमने ये कहा कि आधुनिक खोजों के अनुसार परमाणु के अंदर भी अन्य छोटे छोटे कण विद्यमान है जिसे अपन बोलते हैं अवपरमाणु कण। तो परमाणु के अंदर अवपरमाणु कणों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तीनों के नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉमसन है, प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन है और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश पाया जाता, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश पाया जाता और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन है, यानी कि न तो इसके ऊपर धनावेश पाया जाता और न ही इसके ऊपर ऋणावेश पाया जाता है। अब इनके संकेत की बात करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से तो बन गया ई और इसके ऊपर ऋणावेश है, इसलिए यहां पर आपको माइनस का निशान लगाना है। तो यदि अपन पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे तो उसकी जगह अपन ई माइनस लिखेंगे, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन ही पढ़ा जाएगा। ऐसे देखो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के लिए अपन क्या लिखेंगे? पी, ठीक। और इसके ऊपर धनावेश है तो यहां पर अपन क्या लगाएंगे? प्लस निशान लगा देंगे। तो यदि पूरा प्रोटॉन नहीं लिखे तो उसकी जगह पी प्लस लिख देंगे, तो उसको भी प्रोटॉन ही क्या किया जाएगा? पढ़ा जाएगा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए संकेत अपन काम में लेते हैं स्मॉल एन। तो यहां पर आप देखो कि उदासीन है, इसके ऊपर ना धनावेश है ना ऋणावेश है, तो ये केवल एन लिखने से काम चल जाएगा, इसके ऊपर निशान कुछ भी नहीं आएगा। तो ये तीनों जो अवपरमाणु कण हैं उनके क्या हो गए? संकेत भी हो गए। अब आप वीडियो को पॉज करके जो केमिस्ट्री वाली परिभाषा है और जो परमाणु के बारे में लिखा हुआ है इसको उतारो। आधुनिक खोजों के अनुसार परमाणु की एक परिभाषा आपको बताई जाएगी अभी, तो पहले आप उतार लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं, पूरा नहीं मिटा रहा हूं। तो आधुनिक खोजों के अनुसार क्या है कि परमाणु की एक परिभाषा बनेगी। क्या परिभाषा बनेगी वो देखते हैं अपन। तो देखो आधुनिक खोजों के अनुसार परमाणु किसे बोलेंगे अपन? आधुनिक खोजों के अनुसार पदार्थ का वह
छोटे से छोटा कण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, परमाणु कहलाता है। तो देखो, जॉन डाल्टन ने तो कहा था कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे आगे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता वो परमाणु कहलाता है। लेकिन आधुनिक खोजों के अनुसार क्या बना है कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो इधर वाला आपने शुरुआत में नोट कर ही लिया था, पहले इधर वाला नोट करना है और उसके बाद में ये परिभाषा नोट करनी है। उसके बाद में मैं आपको परमाणु की संरचना बताता हूं, तो आप इनको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो उतार लिया होगा आपने अब। इसके बाद में अपन परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। तो इसके बाद में अपन लेते हैं अब परमाणु की संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो देखो, इसमें परमाणु की संरचना को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। पहला भाग तो अपन इसमें पढ़ेंगे नाभिक। न्यूक्लियस। और दूसरा भाग अपने को पढ़ना है बाह्य भाग। बाह्य भाग, ठीक है। तो संरचना से समझते हैं। देखो इधर, नाभिक के परमाणु के बीचों बीच में एक छोटा भाग होता है जिसे तो अपन बोलते हैं परमाणु की नाभिक। तो ये है आपकी परमाणु की नाभिक, ठीक है। और इस नाभिक के बाहर का जितना भी भाग है ये पूरा बाह्य भाग कहलाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नाभिक की, ठीक है। तो इस नाभिक के अंदर क्या होता है? एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही किस में पाए जाते हैं? परमाणु की नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। तो इस नाभिक के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं टॉपिक ले लेता हूं अपना नाभिक। तो नाभिक किसे बोलेंगे अपन? तो पहली चीज तो अपन ये बोलेंगे, देखो क्या बोलेंगे कि परमाणु के मध्य में एक
छोटा भाग स्थित होता है जिसे परमाणु की नाभिक कहते हैं, जिसे परमाणु की क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। दूसरी चीज देखो, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान है। न्यूट्रॉन तो उदासीन है और प्रोटॉन के ऊपर धनावेश है, तो प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण आपका नाभिक भी कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो दूसरी बात अपन क्या लिखें कि नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण नाभिक धनावेशित होती है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर धनावेशित, तो प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण नाभिक धनावेशित है। न्यूट्रॉन तो विद्युत उदासीन है, तो चार्ज किसका रहेगा, यहाँ पर धनावेश का ही रहेगा, प्रोटॉन का ही रहेगा। अब एक चीज और देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक है, और नाभिक को अंग्रेजी में अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान है, इसलिए इन दोनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन। तो आगे अपन क्या लिखें कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में उपस्थित होने के कारण इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। इनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन बोला जाता है। तो इतनी बातों को तो आप नोट करो, नाभिक अभी खत्म नहीं हुआ है, 2-3 बातें और बतानी है नाभिक में, तो पहले आप इनको तो नोट कर लीजिए। नाभिक के ही बारे में कुछ और बातें लिखवाता हूं आपको। तो देखो क्या लिखोगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में उपस्थित है, इस कारण इन दोनों को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन बोला जाता है। इसके अलावा एक बात और है कि परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है वो इस नाभिक में ही स्थित होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही परमाणु का द्रव्यमान होता है। इसके बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, नगण्य होता है, इसलिए उसके द्रव्यमान को छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए अपन यहां पर अगली बात ये लिखेंगे कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है, स्थित होता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं अब कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या।
तो परमाणु द्रव्यमान जब भी आप ज्ञात करो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग करना है, और ये दोनों ही नाभिक में स्थित है, इसलिए अपन ऐसा बोलते हैं कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है, नाभिक में ही स्थित होता है। ठीक है, अब यही जो सूत्र मैंने लिखा है परमाणु द्रव्यमान, इसका संकेतों के रूप में भी सूत्र लिखा जा सकता है। तो संकेतों के रूप में देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, अथवा परमाणु द्रव्यमान का संकेत होता A। तो A बराबर प्रोटॉन की संख्या को P से दिखा रहा हूं, न्यूट्रॉन की संख्या को N से। देखो प्रोटॉन का संकेत नहीं है, प्रोटॉन की संख्या का संकेत है। प्रोटॉन को संकेत तो P+ होता है, ये प्रोटॉन की संख्या है जिसको केवल P से दिखाया है, और न्यूट्रॉनों की संख्या को कैपिटल N से दिखा दिया। न्यूट्रॉन का संकेत तो स्मॉल n होता है, लेकिन इसकी संख्या के संकेत को किससे दिखा दिया, कैपिटल N से दिखा दिया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये जो नाभिक है इसकी जो खोज है ये रदरफोर्ड ने करी थी। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था। जो 10th वाले भैया और 11th के जो बच्चे हैं उनको तो पता है कि रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था सोने की पन्नी के ऊपर, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। तो उसमें इसने क्या किया था, नाभिक की खोज करी थी। तो नाभिक का खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड है, और नाभिक की जो त्रिज्या है और आकार है वो भी उसने बताया था। तो वो दो बातें भी आपको बता देते हैं। तो इन दोनों बातों का आप लिखेंगे नोट लगा करके। नोट में आप पहली बात तो क्या लिखेंगे कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। और दूसरी बात क्या बताएं अपन, नाभिक की त्रिज्या या नाभिक का जो आकार है वो याद करना है। नाभिक की त्रिज्या या नाभिक का आकार, तो नाभिक की त्रिज्या या नाभिक का जो आकार है वो होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10⁻−10 मीटर होती है और नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15 मीटर होती है। तो इसमें 10⁻−15 छोटा होता है और 10⁻−10 क्या होता है, बड़ा रहता है। ठीक है, तो परमाणु लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित है। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में ही स्थित है। तो परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या संकेत के रूप में A बराबर P+N दिखाया। नाभिक का खोजकर्ता कौन है, तो रदरफोर्ड है साहब। कौन है, रदरफोर्ड। और नाभिक की त्रिज्या जो है वो कितनी बताई अपन ने, 10⁻−15 मीटर, या नाभिक का आकार पूछे तब भी आपको बताना 10⁻−15 मीटर। तो ये तो हमने बात करी नाभिक की। इसके बाद में अपन जो परमाणु का बाह्य भाग है उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इन बातों को नोट कर लें। ठीक है, तो मिटा रहा हूं अब मैं। अब इसके बाद में अपन बाह्य भाग लेंगे परमाणु का। देखो बाह्य भाग में क्या बात आती है, तो देखो परमाणु की संरचना का दूसरा भाग हमने लिया बाह्य भाग। तो बाह्य भाग में क्या मामला है वो देखते हैं। तो ये मैंने बना रखे हैं वर्ताकार पथ। पथ का मतलब होता है रास्ता। तो ये रास्ते किसके हैं, इलेक्ट्रॉन के हैं। तो वास्तव में क्या होता है कि नाभिक के बाहर जो भी भाग है वो बाह्य भाग है परमाणु का। और उस बाह्य भाग में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो कुछ निश्चित पथों के अंदर, निश्चित पथ या रास्तों के अंदर इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो पथ है इनको कक्ष या कक्षा या कोष या ऊर्जा स्तर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको कक्ष या कोष या ऊर्जा स्तर इनको बोला जाता है। और जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो इनको नाम भी दिया गया है। नाम क्या दे रखा है? देखो, इनको अपन नाम देते हैं के एल एम एन और ओ। इस तरीके से इनको नाम दिया गया है। अंदर से बाहर की ओर चलोगे तो के एल एम एन ओ। ठीक है, तो यहां पर अब अपन लिख लेते हैं। तो पहली बात क्या लिखेंगे कि परमाणु के बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन, संकेत बनाया मैंने सीधा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित पथों में, पथ का मतलब रास्ता, चक्कर लगाते रहते हैं। इन पथों को कक्ष या कक्षा, कक्ष या कक्षा को आप अंग्रेजी में बोलोगे ऑर्बिट, या कोष, कोष को आप अंग्रेजी में बोलोगे सेल, या ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या बताएंगे अपन कि इन कक्ष या कोष को अंदर से बाहर की ओर जाने पर क्रमशः के एल एम एन ओ नाम दिया गया है। तो ये जो कक्षाएं हैं या कोश है, इसको अंदर से बाहर की ओर चलने पर अपन ये नाम दे रहे हैं। अब देखो, एक सूत्र बताते हैं आपको। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है 2n²। देखो भाई, यहां पर कक्षाएं आप देख रहे हो कि अंदर वाली जो कक्षा है छोटी है, उससे बाहर वाली और बड़ी 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 है। तो इन कक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये बात निश्चित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारे पास में 2n²। यदि हमें n का मान पता हो प्रत्येक कक्षा के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर n क्या है? n को अपन बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या के लिए मान हो सकता है 1, 2, 3, 4 और 5। इस तरीके से आगे अपन इस मान को बढ़ा सकते हैं। मतलब इसका मान हमेशा क्या होगा? पूर्णांक में होगा। तो आपको बता देता हूं मैं, के कक्षा के लिए n बराबर होता है 1, l कक्षा के लिए n बराबर 2, m कक्षा के लिए n बराबर 3,
n कक्षा के लिए n बराबर 4 और o कक्षा के लिए n बराबर कितना होता है 5 होता है। यानी कि देखो आप ऐसे दिखा सकते हैं सारणी बनाकर इसको, यहाँ तो आपने ले ली कक्षा, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिया n का मान। तो आपके पास में कक्षाएं कौन कौन सी है, K, L, M, N और O। K के लिए n का मान 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी अपन क्या करेंगे कि प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैलकुलेट करेंगे, ये सूत्र लगा करके 2n²। तो देखो अपन ने बाह्य भाग में क्या बताया कि परमाणु के बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित पथों में चक्कर लगाते हैं और इन्हीं निश्चित पथों को अपन ने क्या बोला है, कक्षीय कक्षा, ऑर्बिट, कोश या सेल और ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल। कक्षीय कोश को अंदर से बाहर की ओर जाने पर हमने नाम दिया K, L, M, N, O, ठीक है। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n² होती है। तो n का मान यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है जिसको पूर्णांक में दिखाया जाता है, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो प्रत्येक कक्षा के लिए n के मान आ गए। अब चित्र सहित आप इसको उतार लेना, फिर प्रत्येक कक्षा के अंदर अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके मान में आपको निकलवाता हूं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए पहले। ठीक है, तो कर लिया आपने नोट, मिटा दें। चित्र सहित आपने उतार लिया होगा, चित्र भी मिटाऊंगा अब मैं। तो अब देखिए अपन प्रत्येक कक्षा के अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं K कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो K कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n², ठीक है। और यहाँ n बराबर कितना होता है, 1 होता है। K कक्षा के लिए n बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो सूत्र में मान रखते हैं 2, n की जगह 1 का स्क्वायर कर देते हैं अपन। तो 2 गुणा 1 गुणा 1, भाई देखो इसका मतलब यही तो होता है, 1 का स्क्वायर है तो 1 गुणा 1। जो छोटे बच्चे हैं 8th के 9th के वो समझे इस बात को कि 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 गुणा और 1 गुणा 1, और 1 को 1 से गुणा करें तो क्या करेंगे, 1 ही आएंगे। तो आप लिखेंगे 2 गुणा 1, भाई 1 को 1 से गुणा किया 1 तो 2, ठीक है। तो K कक्षा के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। इसी तरीके से आगे जगह लें, K के बाद में L कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, सूत्र वही रखेंगे 2n²। बस फर्क क्या है कि यहाँ n बराबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। मान रखवा रखा आपको, सारणी के अंदर देख सकते हैं आप पहले। तो सूत्र में मान रखें तो 2, और n की जगह किसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ n का मान कितना है 2, तो n की जगह 2 रख दिया हमने। तो बराबर 2 गुणा 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 गुणा 2, तो बराबर 2 गुणा 4। भाई 2 का स्क्वायर किया हमने, 2 को 2 से गुणा किया 4 आएगा, तो 8 हो गए यहाँ पर, 4 दूनी 8। आगे चलते हैं KL M कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n², ठीक है। तो यहां पर आप देखें n बराबर क्या होगा, n का मान m कक्षा के लिए होता है 3, तो मान रख दें 2,
और n की जगह 3 का स्क्वायर करना है तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो बराबर 2 गुणा 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणा 3, तो बराबर 2 गुणा 9। भाई 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के एल एम एन, एन कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बराबर सूत्र आपका रहेगा 2n स्क्वायर। तो देखो सूत्र में यहाँ पर n बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है ना, n का मान 4, तो सूत्र में मान रखें 2, यहाँ पर n की जगह 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर 2 गुणा 4 गुणा 4, भाई 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणा 4, तो 2 गुणा 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, तो 32, यानी कि इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32। लास्ट में अपन O कक्षा लेते हैं। O कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, सूत्र आपका वही रहेगा 2n स्क्वायर, और यहाँ n बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। तो देखो सूत्र में मान रखते हैं तो 2 बराबर n की जगह 5 का स्क्वायर कर दिया हमने, तो बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे, स्क्वायर का मतलब यही है, तो 2 गुणा 25, तो बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। यानी कि इस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 50 आ सकते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, 2 8 8 18 18 32 32 50 50। क्या लिखा मैंने? ये अभी समझाते हैं क्या लिख रहा हूँ मैं। देखो, जब अपन किसी भी परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरते हुए चलते हैं, उसके पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको जब अपन कक्षाओं में भरते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर 8 भरे जाते हैं, फिर 8 भरे जाते हैं, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, फिर 50, फिर 50। इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखो, अपने ऐसा मानते हैं इसके लिए भाई के कक्षा तो एक ही होती है, लेकिन एल एम एन और ओ कक्षाएं 2-2 होती है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 है इसलिए 8 8, एम है ये भी 2 है इसलिए 2 बार 18 18, एन कक्षा ये भी 2 है इसलिए 32 32, और ओ कक्षा भी 2 बार आएगी इसलिए अपन ने क्या लिखा? 50%। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा मान लो अभी आप कि के कक्षा को छोड़ करके बाकी की कक्षाएं 2-2 है, इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ये रखते हैं 2 8 8 18 18 32 32 50 50। तो ये चीज़ क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आप क्या ले सकते हैं? किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण की व्यवस्था को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब हम किसी परमाणु की कक्षाओं में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये चीज़ दिखा दें तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगी। तो इन बातों को नोट कीजिए आप। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन अणु और पदार्थ की बात करिए। आज अपन ने परमाणु की बात करी है। ये परमाणु जो होता है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये परमाणु जो होते हैं आपस में मिलकर के अणु या आयन बनाते हैं। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता है।
ये आपस में मिलकर के अणु या आयन बनाते हैं। तो अगले वीडियो के अंदर अपन अणु की बात करेंगे और उसके साथ में ही पदार्थ और पदार्थ के जो प्रकार है उसकी बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।